आज से 2500 साल पहले जनपद या राज्य गंगा यमुना नदियों के मैदानों में या उसके आसपास बने थे। भारत में बाकी जगहों पर राजा नहीं थे। उन इलाकों में ज्यादातर जंगल थे। कहीं कहीं शिकारी लोग और कहीं कहीं किसानों की छोटी छोटी बस्तियां थीं। मगध जनपद में अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे राजा हुए। उन्होंने दूसरे जनपदों को हराकर मगध का राज्य बहुत बड़ा बनाया। फिर मगध राज्य में मौर्य वंश के राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। उन्होंने मगध के राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया। महाराजाधिराज समुद्रगुप्त सन 335 से सन 375 तक शासन। समुद्रगुप्त राजा अशोक के लगभग 500 वर्षों बाद मगध में एक और बड़ा राजा हुआ। उसका नाम था समुद्रगुप्त। अशोक की तरह समुद्रगुप्त की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। ऐसे सिक्के मिलते हैं जिनमें राजा समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को संगीत में रुचि थी। उसके दरबार में अच्छे से अच्छे कवि और कलाकार हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के बारे में जितनी ये बातें प्रसिद्ध हैं, उतनी ही प्रसिद्ध हैं उसकी युद्ध विजय की बातें। कवि हरिशेन। महाराजा समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को युद्ध में हराया और उन राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया, ये पूरा वर्णन हमें हरिशेन देता है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का एक अधिकारी और कवि था। उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक लंबी प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी। इलाहाबाद का खंभा। हरिशेन की लिखी गई प्रशस्ति एक लंबे पत्थर के खंभे पर खुदवाई गई। ये वो खंभा था जिसके ऊपर राजा अशोक का संदेश भी खुदा हुआ था। ये खंभा आजकल इलाहाबाद के किले में रखा हुआ है। इस तरह इलाहाबाद के इस खंभे से हमें दो बड़े राजाओं का परिचय मिलता है। सन 335 में समुद्रगुप्त राजा बना था। तब उसका राज्य बहुत छोटा था। आसपास बहुत सारे अन्य छोटे बड़े राज्य थे। इतने सारे राजाओं के बीच समुद्रगुप्त अपने मगध राज्य को मजबूत बनाना चाहता था और अपना यश बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने क्या प्रयत्न किया, ये भी इलाहाबाद के खंभे पर खुदा हुआ है। आर्यावर्त के राज्य। प्रशस्ति में लिखा है, समुद्रगुप्त ने अपने अपार बाहुबल से आर्यावर्त के अनेक राजाओं को खत्म करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ऐसे राजा थे रुद्रदेव, मटिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युतनंदिन और बलवर्म। इन विजयों के कारण समुद्रगुप्त का राज्य आर्यावर्त में फैल गया। उन दिनों गंगा यमुना नदियों के मैदान को आर्यावर्त कहा करते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में आर्य कबीले आकर बसे थे। दक्षिणापथ के राज्य। आर्यावर्त में सफल होने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा। नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ने वाला क्षेत्र उन दिनों दक्षिणापथ कहलाता था। तब क्या हुआ, ये हरिशेन की लिखी प्रशस्ति के एक अंश से पता चलता है। समुद्रगुप्त पराक्रमी होने के साथ साथ उदार भी है। इस कारण उसने सारे दक्षिणापथ के राजाओं को युद्ध में हराकर उनके राज्य उन्हें लौटा दिए। ये दक्षिणापथ के राजा हैं कोसल के राजा महेंद्र, महाकांतार के राजा व्याघराज, कुराल के राजा मंटराज, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर के राजा स्वामीदत्त, एरंडपल्ल के राजा दमन, कांचीपुरम के राजा विष्णुगोप, अवमुक्त के राजा नीलराज, वेंगी के राजा हस्तिवर्मन, पालक्क के राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र के राजा कुबेर और कुस्थलपुर के राजा धनंजय। इन विजयों के बाद दक्षिणापथ में भी समुद्रगुप्त से टक्कर लेने वाला कोई न बचा। समुद्रगुप्त सब राजाओं का राजा हो गया। मौर्य राजाओं के समय में दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त से 500 साल पहले मौर्य वंश के राजा भी इतनी दूर दक्षिण में राज्य बनाने आए थे, जिनमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन मौर्य वंश के राजाओं ने दक्षिणापथ क्षेत्र में इतने सारे राजाओं से लड़ाई नहीं की थी। उन दिनों दक्षिणापथ में इतने सारे राजा थे ही नहीं। मौर्य वंश के राजा जब दक्षिणापथ आए
तब वहां जो गांव और बस्तियां थीं उन पर वे अपने सैनिक और अधिकारी तैनात कर गए थे। लेकिन मौर्य राजाओं के 500 साल बाद जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ में राज्य बनाने आया तो उसे उस इलाके में कितने ही राजाओं से युद्ध करना पड़ा, पड़ोसी राजा और दूसरे देश के राजा। समुद्रगुप्त की विजय और सफलताओं के कारण उसका यश दूर दूर तक फैलने लगा। वो बहुत पराक्रमी और बलवान राजा माना जाने लगा। दूसरे राजाओं पर इस बात का बहुत असर पड़ा। वो समुद्रगुप्त से बड़े प्रभावित हुए। इलाहाबाद के खंबे पर खुदी प्रशस्ति में लिखा है, समुद्रगुप्त को खुश करने के लिए पड़ोसी राजा भेंट लेकर आते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे पड़ोसी राज्य हैं समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और करत्रिपुर। उस समय कई सारे गणसंघ भी थे। इन गणसंघों के लोग भी समुद्रगुप्त के लिए भेंट लेकर आने लगे। हरिशेन ये भी लिखता है कि दूर देश के राजा समुद्रगुप्त से दोस्ती करना चाहते थे और उससे शादी ब्याह का संबंध बनाना चाहते थे। अब ये सब पढ़कर तो लगता है कि उन दिनों चारों तरफ समुद्रगुप्त का खूब रौब था, बहुत दबदबा था। लेकिन इस बात से हमें जरूर सावधान रहना चाहिए कि हरिशेन अपने राजा की प्रशंसा लिख रहा था तो शायद उसने कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर ही लिखी होंगी। शायद समुद्रगुप्त का वास्तव में इतना प्रभाव न रहा हो। अलग अलग नीतियां, पर हरिशेन की प्रशस्ति हमें एक महत्वपूर्ण बात बताती है। हमें यह पता चलता है कि उस समय समुद्रगुप्त जैसा राजा अपने राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग नीतियों का उपयोग कर रहा था। उसने आर्यावर्त के राजाओं को हराकर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद आने वाले समय में भी राजा अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस नीति का बहुत उपयोग करने लगे। दूसरे राजा को हराकर उसका राज्य लौटा देने की नीति महत्वपूर्ण बन गई। गुप्त वंश के अन्य राजा। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त नाम के राजा हुए। उनके शासनकाल में मध्य एशिया के हूण नाम के कबीलों ने कई बार हमला किया। गुप्त राजा हूणों से कई युद्धों में लड़े, पर धीरे धीरे उनकी ताकत कमजोर होती गई। सन 550 के आसपास गुप्त वंश का शासन खत्म हो गया।